अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन यानी विस्कस ड्रैग। लास्ट लेक्चर में जो हमने फ्रिक्शन की बात की थी वो बेसिकली सॉलिड्स के बीच में फ्रिक्शन थी। अब जब कोई हमारी बॉडी लिक्विड में या फ्लूइड में, फ्लूइड जो टर्म है बेसिकली हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसके पास फ्लो की प्रॉपर्टी होती है, जैसे गैसेस हैं, जैसे वाटर है, ये फ्लो हो सकते हैं, तो हम कहते हैं ये फ्लूइड है। तो जब इन फ्लूइड में कोई भी बॉडी हमारी मूव करती है, तो जब बॉडी मूव करती है फ्लूइड्स में, तो इस बॉडी पे एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करता है जो इसके मोशन को रेजिस्ट करता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग। सो हम लिखेंगे कि व्हेन अ बॉडी is moving in fluid, it experiences a retarding force known as fluid friction या viscous drag। और अगर आपकी बॉडी स्पेरिकल है तो स्पेरिकल बॉडी के लिए ये जो फार्मूला होगा 6 ईटा और 6 पाई ईटा आर बी, पर ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ स्पेरिकल बॉडीज़ के लिए अप्लाई होगा। वैसे ये जनरल फार्मूला ये है F इज इक्वल टू के वी, वेयर के जो है वो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे के का वैल्यू 6 पाई ईटा आर बी है। ठीक है, तो जब कोई भी बॉडी फ्लूइड में मूव करेगी तो उस बॉडी पे एक फोर्स लगेगा जो फोर्स उसके मोशन को रोकेगा, उसको कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स, या हम उसको कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन विस्कस ड्रैग, और उसका फार्मूला होगा 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, इसको कभी कभी हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टोक्स लॉ भी हम कहते हैं। तो हम कभी कभी इसको स्टोक्स लॉ भी हम जो हैं वो कहते हैं। अच्छा, अब एक बात आपको और याद रखनी चाहिए, वो बात ये है कि स्टोक्स ने एक स्टडी की थी कि जब कोई भी बॉडी फ्लूइड में वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है तो वो बॉडी पहले एक्सेलरेट होती है, पर थोड़ी देर के बाद उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है और वो बॉडी फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जाती है। उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब थोड़ा समझें, स्टोक्स का कहना था कि फ्लूइड में जब कोई भी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है तो इस बॉडी पे 3 फोर्स एक्ट करते हैं। एक फोर्स जो होता है वो वेट होता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एक फोर्स होता है अपथ्रस्ट फोर्स, और एक फोर्स होता है विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग और अपथ्रस्ट फोर्स ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करते हैं और बॉडी का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। शुरुआत में विस्कस ड्रैग जो होता है वो बिल्कुल कम होता है, क्योंकि विस्कस ड्रैग किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। इस वजह से वेट डोमिनेंट होता है, यानी हम इन दोनों फोर्सेस को सम करेंगे तो इनका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो वेट से कम बनेगा। इसीलिए न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, तो इसलिए बॉडी हमारी जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। पर जैसे ही बॉडी एक्सेलरेट होगी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से विस्कस ड्रैग बढ़ेगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे ये दोनों फोर्सेस मिलके वेट को बैलेंस कर देंगे। जब ये दोनों फोर्स मिलके वेट को बैलेंस कर देंगे तो इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और जब इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो फिर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव करेगी। ठीक है, और उस वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब हम स्टोक्स लॉ जो है एक्सप्लेन करेंगे। स्टोक्स लॉ क्या है? When a body is moving vertically downward in fluid, it experiences
या ऐसे लिखें, it is first accelerated but then moves at uniform velocity and known as terminal velocity, और उस वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब याद रखिएगा जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी, सो मैं अगेन यहाँ लिखूंगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन फ्लूइड it experiences three forces। इस पे तीन फोर्सेस लगते हैं। एक कौन सा? एक अपथरस्ट फोर्स, और अपथरस्ट फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होता है। एक विस्कस ड्रैग, ये विस्कस ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन, ये हमेशा मोशन के अपोजिट होती है। तो बॉडी नीचे जा रही है तो ये फोर्स भी अपवर्ड होगा। और तीसरा इसका होगा वेट, और वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिखता हूँ, व्हेन बॉडी अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, जब बॉडी के पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, एट दैट इंस्टेंट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0। फिर बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। बॉडी पे तीनों ही फोर्स एक्ट करेंगे, पर इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों फोर्स मिलके वेट को बैलेंस कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपथरस्ट एंड विस्कस ड्रैग कैंसिल आउट दी वेट, ये वेट को कैंसिल कर देते हैं। अब एक बात आप और याद रखेंगे कि जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, और ये जो इक्विलिब्रियम होगा इस इक्विलिब्रियम को कहा जाएगा, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। सो व्हेन अ बॉडी अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज said to be in डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो हम उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और जब बॉडी रेस्ट में होती है तो हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है आफ्टर अटेनिंग द टर्मिनल वेलोसिटी, इसीलिए हम कहेंगे कि ये फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इन डिटेल्स में आपसे स्टोक्स लॉ पूछ सकते हैं, आपसे टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि जब ये बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगी तो कौन से इक्विलिब्रियम में होगी, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। अब आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन? तो हम कहते हैं अ प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ग्राउंड। ऐसा प्लेन, सपोज करें ये एक प्लेन है और ये ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रहा है, तो हम इस प्लेन को कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो हमारी बॉडी पड़ी होती है, सपोज करें ये इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी पड़ी हुई है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन की जो बॉडी होगी ये इसका वेट होगा। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और एक इस इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है,
और अगर हम इस वेट को रिजॉल्व करें कंपोनेंट्स में तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये एंगल जो यहाँ बनेगी वो सेम एंगल यहाँ बनेगी। ये जो वेट का कंपोनेंट होगा वो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा और ये जो वेट का कंपोनेंट होगा वो अलोंग द ग्राउंड होगा। इस कंपोनेंट को हम कहते हैं mg cos थीटा। ये मैं वेक्टर में आप लोगों को बता के आया हूँ क्योंकि एंगल y एक्सिस के साथ बन रही है, और इसको हम कहते हैं mg sin थीटा। ये जो कंपोनेंट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कैंसिल हो जाता है। तो इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल रिएक्शन होता है mg cos थीटा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में नॉर्मल रिएक्शन mg होता है, पर इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होता है। अब आप अगर कंसीडर करें, इफ ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, अगर ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है ये इस ब्लॉक को नीचे ले आएगा। अब अगर हम समझते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो रफ है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, Fr भी होगा। अगर ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है इसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है और mg sin थीटा ज्यादा है। तो फिर हम नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स, और एक फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रहा है, एक फोर्स इस पे अपवर्ड लग रहा है, और हमारी बॉडी एक्सेलरेट कहाँ हो रही है? नीचे। इसका मतलब है ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, तो हम लिखेंगे mg sin थीटा माइनस f ये क्या है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब इंक्लाइन प्लेन, कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे पड़ी हुई है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, तो बताओ इस पे नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स होगा mg sin थीटा माइनस f, वेयर f इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इफ वी इग्नोर द फ्रिक्शन, इफ वी इग्नोर द फ्रिक्शन, अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर करें तो फिर नेट फोर्स का फार्मूला ma होता है, और फ्रिक्शन को हमने इग्नोर किया यानी f 0 हो गया, तो ये बन जाएगा mg sin थीटा। मास मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा ag sin थीटा। तो ये फार्मूला हो गया इंक्लाइन प्लेन पे जो बॉडी पड़ी होगी उसमें जो एक्सेलरेशन होगी उसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। एक एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू acceleration due to gravity, and acceleration is directly proportional to sin theta, where theta is the angle of inclination, yeah, the angle which plane makes with ground। ठीक है, तो इस तरीके से ये, और ये बात याद रखिएगा कि acceleration is independent, acceleration is independent of mass of block, यानी इस ब्लॉक का मास जो होगा उस पे एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करेगी। चाहे ये ब्लॉक 5 किलोग्राम का हो, 10 किलोग्राम का हो, 20 किलोग्राम का हो, ये एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। एक्सेलरेशन सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करेंगी। अब देखें, अब अगर सपोज करें, हम केस अज्यूम करते हैं, अगर एंगल 0 होगी, अगर एंगल हमारी 0 होगी तो ये फिर इंक्लाइन प्लेन नहीं होगा, ये फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में बॉडी में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। अगर इंक्लाइन प्लेन 0 डिग्री की एंगल बनाएगा तो उस केस में एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें वेट जो है वो पूरा नॉर्मल रिएक्शन के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला कंपोनेंट जो है वो 0, मसलन एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर इंक्लाइन प्लेन 90 डिग्री की एंगल बनाएगा तो फिर A इज इक्वल टू G, यानी फ्री फॉल कंडीशन हो जाएगी। फ्री फॉल मोशन हमने पढ़ा था ना, तो फ्री फॉल मोशन क्या होता है? तो हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दैट मोशन इज नोन एज फ्री फॉल मोशन। तो इंक्लाइन प्लेन में फ्री फॉल मोशन की कंडीशन कब बनेगी? जब वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात और नोट करें, हमने अभी अज्यूम किया था कि हमारी बॉडी नीचे जा रही है, पर जब हमारी बॉडी ऊपर जाएगी
हमारी बॉडी जब ऊपर जाएगी तो उस केस में इसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी बल्कि इसको डेसेलरेशन मिलेगी। यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ बॉडी मूव्स वर्टिकली, इफ बॉडी मूव्स अपवर्ड, अगर अपवर्ड जाएगी तो फिर इसको डेसेलरेशन मिलेगी, यानी फिर ए का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, और ए का वैल्यू नेगेटिव इसका मतलब है डेसेलरेशन। और ये कॉमन सेंस है कि जब आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चढ़ते हैं तो आपको चढ़ने में थोड़ी सी मुश्किलात आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपको डेसेलरेशन मिलने वाली है। पर जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि कोई पीछे से आपको धक्का दे रहा है। तो वो धक्का कौन देता है? वो आपको mg साइन देता है, mg साइन थीटा देता है। यानी ये आपको सपोर्ट करेगा नीचे आने में और ये अपोजिशन करेगा ऊपर जाने में। तो याद रखिएगा, नीचे आने से एक्सेलरेशन मिलेगी और ऊपर जाने से डेसेलरेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप नोट कर लें, तो फिर इन पे एमसीक्यूज करते हैं। और इसी तरीके से चैप्टर 3 भी हमारा एंड हो गया है। अच्छा, अब इंक्लाइन प्लेन के और जो हमने टॉपिक डिस्कस किए इसके कुछ एमसीक्यूज देख लें। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन फ्लूइड देन, तो हमने डिसाइड किया था कि जब कोई बॉडी फ्लूइड में वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी तो वो शुरुआत में एक्सेलरेट होगी और बाद में उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा, इट इज़ फर्स्ट एक्सेलरेटेड देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0। When a body moves vertically downward in fluid and attains terminal velocity, then जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो इसका मतलब है बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। The acceleration produced in a body placed on inclined plane making an angle theta with ground depends upon mass of block, नहीं, mass of block पे डिपेंड नहीं करती है। साइज ऑफ ब्लॉक इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन बिल्कुल, यानी इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगी कि थीटा कितनी है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद अ ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ग्राउंड, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इज गिवन बाय। तो ब्लॉक जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो अभी हमने ड्राइव किया था, उसका फार्मूला था mg साइन थीटा माइनस एफ, और ये 2-3 मरतबा क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, ये नीडी में रिपीट हो चुका है। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन विच इज मेकिंग एन एंगल 30 विथ ग्राउंड, फाइंड द एक्सेलरेशन एट विच ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला था a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी का वैल्यू इन्होंने g लिखा है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका वैल्यू होगा 1/2 g। तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन विच इज 5 मीटर हाई एंड 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। अब देखें, इसके लिए मैं आपको हिंट दूंगा, इसके लिए मैं हिंट दूंगा कि आपको जब भी यहाँ से हम बॉडी रिलीज करेंगे तो कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे आ जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला √2gh होता है। सिंपल फार्मूला याद रखें, g का वैल्यू 10 है और हाई कितना है ब्लॉक 5 है। ऐसे नहीं कि आप लॉन्ग रख दें, लॉन्ग रखेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा। तो 100 है और 100 का रूट जो है वो 10 होगा, इसके लिए इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन देखें और आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन देखें। अ साइकिलिस्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन which is making an angle 30 with ground if he stops the pendulum। अब देखें, साइकिलिस्ट जो है वो ऊपर जा रहा था और ये 30 डिग्री की एंगल बना रहा है, ये ऊपर जा रहा था। अगर इसने पेंडलिंग स्टॉप कर दिया तो अब इसको ऊपर जाते हैं तो हमें क्या मिलती है डेसेलरेशन। तो डेसेलरेशन का फार्मूला -g साइन थीटा,
जी का वैल्यू कितना होता है इन्होंने दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, सपोज करें हम 10 ले लेते हैं और एंगल बन रही है 30 डिग्री की, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, यानी एक डेसेलरेशन मिल गई 5 की। अब हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे 2as vf² माइनस vi, 2a की जगह -5, a हमें फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल 10 का स्क्वायर है, ये -10s होगा, ये -10 का स्क्वायर होगा, 10 कैंसिल, माइनस कैंसिल, s = 10 मीटर, तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसी तरीके से ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। आपके पास पूरी इसकी प्रैक्टिस शीट भी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 को आधा कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आपका सिलेबस सही तरीके से हम करवा सकें। थैंक यू वेरी मच।